हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 17 की, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वायरमेंट। तो देखते हैं कि इन्वायरमेंट एंड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यह जो हमारी यूनिट का नाम है इन्वायरमेंट एंड ट्रेड, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप देखिए, आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करें तो आपको उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, आपको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो वो सब आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? अपने नेचर से। नेचर मतलब अपने इन्वायरमेंट से। तो कई बार क्या होता है, हम अपने ट्रेड को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने नेचर से उन रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ से कुछ हमारा हज़ार्डियस वेस्ट जो निकलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या हमारे प्रोडक्शन यूनिट से, तो उसको हम अपने इन्वायरमेंट में ही फेंकते हैं या डिस्पोज करते हैं। तो उन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हमारा ट्रेड और हमारा इन्वायरमेंट किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है और किस तरह ट्रेड का इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर। We depend on environment for resources of life and energy, water, air, mineral oil, etc. कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, चाहे वो हमारी एनर्जी हो। कि एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी सोलर एनर्जी है, सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इन सभी के लिए हमारे पास वाटर कहाँ से होता है? हमारा इन्वायरमेंट से हमें प्रोवाइड होता है, हमारा नेचर हमें प्रोवाइड करता है, हमारा एयर है, मिनरल है, ऑयल है। तो मैक्सिमम हम अपनी सभी नीड्स के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं और उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट डस इन्फ्लुएंस बिजनेस in various ways and business does influence environment। अब इसका कह रहा है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है बिजनेस पे, और आपका जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंट पे भी प्रभाव डालता है। तो आप इससे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक कंट्री है, उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स, कह सकते हैं आप बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। मतलब इसके पास एक लिमिट होती है ना आपके पास, की एक एक्सेस लिमिट है, आपके पास लिमिट से भी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, तो आप ट्रेड कैसा करेंगे? जब आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ट्रेड को ज़्यादा इफेक्टिवली करेंगे, ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा अर्निंग करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आपका इन्वायरमेंट में वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो आपको बिजनेस ट्रेड के लिए चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके थ्रू आप अपने वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ से कुछ ऐसा आपका वेस्ट निकलता है जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, बट उसे आप इन्वायरमेंट में ही रिलीज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में ही फेंक रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उससे आपका इन्वायरमेंट को नेगेटिव इफेक्ट होएगा और धीरे धीरे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो वही इसने दे रखा है कि इन्वायरमेंट्स रिलेशन विद बिजनेस आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है बिजनेस से वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कस्टमर प्रेफर टू पे इंक्रीजिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। अब आज का जो ट्रेंड है या आज का जो एरा है, कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है? हम उन्हीं चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कह सकते हैं, जो या तो इको फ्रेंडली होते हैं या नेचर के लिए सूटेबल होते हैं प्रोडक्ट्स। हम उन्हीं चीज़ों को आज के टाइम पे प्रीफर करते हैं परचेज करने के लिए। बट बिजनेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट डिटोरिएशन। लेकिन कह सकते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट डे बाय डे डिटरेशन हो रहा है, या आपकी जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है, आपके रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, या आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? आपका बिजनेस है। Hence, business and industries are expected to take required measures to save the protect and environment। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में यही बताया गया है कि आपके जो बिजनेस हैं और वो इंडस्ट्रीज़ हैं,
उनको ज़रूरत है ऐसे मेजर्स लेने की या ऐसे तरीक़ों को अपनाने की जिसके थ्रू वो अपने ट्रेड के साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी सेव और प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह वो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से हमने रूल्स मेजर्स अपनाए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हम सिक्योर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अब हमने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको सेफ़ रहने की ज़रूरत है ट्रेड से। तो ऐसा करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो कि आपको ट्रेड के साथ इन्वायरमेंट को भी फोकस करते हैं या इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले है आपका द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसमें देखते हैं क्या करता है। द जनरल असेंबली of the United Nations is the highest intergovernmental mechanism to ensure protection of environment। तो ये क्या है कि जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ये हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं, इससे ऊपर कोई और लेवल नहीं है इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म का हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब सबसे पहली चीज़ हमारा जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की, ये हाईएस्ट लेवल इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट या मेंबर अदर कंट्रीज या वहाँ की गवर्नमेंट्स मतलब हमारा यही है कि अदर कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इट्स रोल्स इंक्लूड्स टू मेक पॉलिसीज and appraise the matter relating to the follow-up of the United Nations Conference for Environment and Development UNCED। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है पॉलिसीज़ को बनाना इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिन पॉलिसीज़ को बनाकर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। एंड अप्रेस द मैटर रिलेटिंग टू द फॉलो ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में जो आपके मैटर्स रखे गए थे, जो आपके पॉइंट्स रखे गए थे, उन पॉइंट्स को अप्रेज करना या उनको बढ़ावा देना। The United Nations Conference on Environment was held in 14 June 1992 at Rio de Janeiro, where Agenda 21 was adopted। तो आपकी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी 14 जून 1992 को रियो दी जनेरियो में हुई थी, जिसके अंदर आपका एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। अब एजेंडा 21 देखते हैं कि ये क्या होता है। Agenda 21 is a comprehensive program of actions which is to be implemented by the governments, development agencies, United Nations organizations, and other independent sectors groups in every area where economic activity affects the environment। तो एजेंडा 21 एक ये नहीं है कि इसमें 21 हमें कह सकते हैं तरीके दे रखे हैं, 21 कोई पॉइंट्स को रख रखा है कि आपको उन्हें फॉलो करना है। एजेंडा 21 का मतलब है कि ये 21st सेंचुरी को देखते हुए इसमें कुछ कह सकते हैं कुछ मैटर डिस्कस किए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं या कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि जिन्हें अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस टाइम आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और कौन कौन से ट्रेड में आपको या किस एरिया से रिलेटेड गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को या किन्हें फॉलो करना पड़ेगा जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए आपकी कोई भी इंडिपेंडेंट सेक्टर हो इंडस्ट्रीज़ का, ट्रेड का, चाहे आपका डेवलपमेंट एजेंसीज़ हो, चाहे आपकी अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हो, उन सभी को इसे फॉलो करना पड़ता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक coordinates activities of all United Nations agencies and make recommendations। The Economic and Social Council, अब इसमें है एक Economic and Social Council जिसे आप शॉर्ट में इकोसॉक भी कहते हैं। क्या करता है? कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड मेक रिकमेंडेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो कह सकते हैं आप इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं, उन सभी एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट्स करता है ये और उनको रिकमेंडेशंस देता है।
थस इकोसॉक असिस्ट द जनरल असेंबली इन इट्स एक्टिविटीज़। और ये सारा काम इकोसॉक किस तरह करता है अपनी जनरल असेंबली के थ्रू। तो कह सकते हैं जनरल असेंबली एक इसमें एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी रिकमेंडेशंस को, इन चीज़ों को। तो ये था हमारा द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। दूसरा आता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको कहते हैं हम अनक्टेड। ये क्या है? इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये यूएन जनरल असेंबली का एक मेन ऑर्गन है किस फील्ड में? ट्रेड एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी in 1964 and has 195 member states। तो ये परमानेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि परमानेंट है और इसे बनाया गया था 1964 में और इसके अंदर 195 मेंबर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स से मतलब हमारा कंट्रीज से है। UNCTAD स्पेशल रोल इन द ट्रेड एंड एनवायरनमेंट field lies in the policy analysis and debate, conceptual work, the building of consensus among the member states on the interaction between environmental and trade policies, the dissemination of the information of the policy makers and encourage the provisions of assistance to building capacity building। अब इसका क्या होता है कि जब आपके कोई भी ट्रेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ होती है तो उसको ये एनालाइज करता है और उनसे रिलेटेड हमारी डिबेट होती है, कॉन्सेप्चुअल वर्क होता है पॉलिसी से रिलेटेड, या फिर अगर कोई पॉलिसी है आपकी ट्रेड की जो आपके इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन कोई हो रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उनको देखती है। और ये हमारी क्या करती है कि particular attention to given to the problem and special circumstances of the developing countries। और ये स्पेशली पर्टिकुलर अटेंशन किन कंट्रीज को देती है या किन की प्रॉब्लम्स को देती है, ये इसका मेन फोकस होता है कि आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर यूँ कहें कि जो लीस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्योंकि अगर वो ट्रेड करते हैं तो उनके ट्रेड की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। हो सकता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अपने कंट्री का हज़ार्डियस वेस्ट जो होता है प्रोडक्शन में वो उनकी कंट्री में वेस्ट को कह सकते हैं कि डिस्पोज कर रहे हों या उस कंट्री में जाके उसे फेंक रहे हों या डंपिंग कर रहे हों। तो इन चीज़ों के लिए आपका काम करता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तीसरा आता है आपका द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो हम फ्यूचर के डेवलपमेंट को देखते हुए करें, हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि जिससे हमारे फ्यूचर का डेवलपमेंट अफेक्ट ना हो। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल कमीशन which act as the main subsidiary organ of General Assembly and ECOSOC। तो ये क्या है? हमारा हाई लेवल कमीशन है which act as a subsidiary organ of General Assembly and ECOSOC। तो ये क्या करता है? एक सब्सिडरी की तरह काम करता है या एक ब्रांच की तरह काम करता है जनरल असेंबली और आपका ECOSOC की। इट्स रोल इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज़। इसका जो रोल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। तो आपके जो डेवलपमेंट होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड या इन्वायरमेंट है उन सभी इश्यूज को इंटीग्रेट करना, उन सभी का ध्यान रखना, ये इसका मेन रोल है। द UNCSD's टर्म ऑफ रेफरेंस इंक्लूड्स। तो इसके कुछ हमारे रेफरेंस हैं या उसकी कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं कि नॉर्मली क्या क्या काम करता है। पहला है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 या 21 एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट गोल्स बाय गवर्नमेंट, NGOs एंड द अदर UN बॉडीज। तो इसका मेन काम है कि आपका जो एजेंडा 21 आपने इम्प्लीमेंट किया था उसको मॉनिटर करना, उसकी प्रोग्रेस देखना,
कि उसकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर किया जा रहा है और उससे हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, और अगर कोई कंट्री उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो उसका रीज़न क्या है। दूसरा है रिव्यूइंग द एडिक्वेसी ऑफ द फाइनेंशियल एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज एज आउटलाइन इन एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर हमारे ये भी पॉइंट्स था कि अगर किसी कंट्रीज़ के पास फाइनेंशियल नहीं या फिर कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल भी हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसमें ये भी देखते हैं कि उन कंट्रीज़ को वो हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है या फिर उस चीज़ में कोई अपडेट की या उसमें रिव्यू की कोई नीड है या नहीं है, जो आपका एजेंडा 21 में आपका दिया गया है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द जनरल असेंबली थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और आपके जनरल असेंबली को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना किसके थ्रू, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू। फोर्थ आता है आपका WTO। द WTO विच इज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द GATT has now emerged as the focal point in the ongoing and multi-pronged work program on trade and environment। तो हमारा जो WTO है ये एक गैट का सक्सेसर है, कह सकते हैं कि जो गैट था आपका एक एग्रीमेंट था। जब हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरे के राउंड की, उसी में ही हमने गैट के थ्रू ही WTO को बनाया था। और अब गैट क्या था, गैट अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका फोकल पॉइंट है जो इन फ्यूचर में हम ट्रेड करेंगे या फ्यूचर को देखते हुए मल्टी ट्रेड, और हम इसके अंदर क्या, जब हम ऑर्गेनाइजेशन बन चुके, हम ट्रेड को फोकस कर रहे हैं, 21st सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने इन्वायरमेंट को भी फोकस किया और उसके लिए भी अपने पॉलिसीज बनाई और उसके लिए वर्क किया WTO ने। द WTO जनरल काउंसिल हैज एस्टेब्लिश्ड द न्यू कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वायरमेंट। अब WTO की जो जनरल काउंसिल थी उसने एक नई कमेटी को बनाया, कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वायरमेंट, with specific terms of reference and an extensive work program। क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक बॉडी ना हो किसी काम के लिए, स्पेसिफिक को बॉडी सिर्फ उसी काम को ना, क्योंकि एक पर्सन 10 काम को नहीं कर सकता, तो इन्होंने ट्रेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो आपके पॉलिसीज बनाई जाती है, उन जिन चीज़ों को कह सकते हैं कि रीड करना है, देखना है कि उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, तो उसके लिए उन्होंने एक नई कमेटी बनाई, कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वायरमेंट with specific terms of reference and extensive work program। It is both analytical and prescriptive functions। इसके दोनों तरह के फंक्शन थे, एनालिटिकल भी और प्रिस्क्रिप्टिव भी। To identify the relationship between the trade measures and the environment। आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि आपके जो ट्रेड मेजर्स हैं और आपके इन्वायरमेंटल मेजर्स हैं, कि हो सकता है आपने ट्रेड में कोई बैन किया हो किसी चीज़ को, या आपने अपने प्रोटेक्शन किया हो, दूसरी कंट्रीज़ को बैरियर लगाए हैं, तो उस चीज़ का आपके इन्वायरमेंट मेजर से क्या इफ़ेक्ट है, या किस तरह वो एक दूसरे से रिलेटेड है, या उनका क्या आपस में रिलेशन है जो आपने इन पॉलिसीज़ को अपनाया या बैन लगाया है। इन प्रमोट टू sustainable development and to make appropriate recommendations on where any modifications of the multilateral trading system are needed। अब क्या करते हैं कि ये भी फोकस करते हैं, प्रमोट करते हैं आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस ऑन वेदर एनी मॉडिफिकेशंस ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स आर नीडेड। तो आपका जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम था या जो एग्रीमेंट थे, उसमें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है हमारी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, जिससे कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, गेन कर सकें, तो उस कंडीशंस में या तो हम अपनी प्रॉपर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, अगर रिकमेंडेशंस से नहीं होता तो हम अपने मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स के जो एग्रीमेंट है उन्हें भी इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। अब देखते हैं द UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इट वाज created as a result of the United Nations Conference on Human Environment convened in Stockholm in 1972। तो इसे कब बनाया गया, जो आपकी बनाई गई है ये, इसे बनाया गया है 1972 में। कहाँ पर, स्टॉकहोल्म में। इट एक्टिविटी प्रमोट्स environmentally sound development
ये आपके इन्वायरमेंट के साउंड डेवलप को प्रमोट करता है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आपके फ्यूचर डेवलपमेंट को या फ्यूचर ग्रोथ को इफेक्ट ना करे। डेवलपमेंट विच मेंटेन एंड improves economic progress without damaging the environment and the natural resources on which the future developments are depend। तो इन्होंने वही कहा है कि ऐसे डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं जो आपके इन्वायरमेंट और आपके रिसोर्सेज को डैमेज ना करें और ना ही आपके फ्यूचर डेवलपमेंट्स को इफेक्ट करें, क्योंकि आपका जो फ्यूचर डेवलपमेंट होता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे और आपके इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो कुछ एरियाज थे जिस पे इन्होंने अपने रूल्स बनाए या इन्होंने काम किया, जो इनका फील्ड था, तो उन्हें देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला था इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ। बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड इन मैटर रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस ऑन ग्लोबल बेसिस, the UNEP is in a unique position to work with the international organizations and nations and government to clarify legal issues। तो इसका कह सकते हैं जब ये बनाया गया 1972 में, तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया था। आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, उसका भी इफेक्ट भी देख लिया था कि किस तरह ट्रेड और इन्वायरमेंट एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो ये सिर्फ इसीलिए काम करती थी कि आपके अगर कोई ऐसा डेवलप कर रहे हो या ऐसा ट्रेड कर रहे हो जो आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये एक यूनिक पोजीशन पे आ गया ये आपका इंस्टीट्यूट या ये लॉ जो इस चीज़ के लिए काम करता था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नेशनल गवर्नमेंट के साथ, टू क्लेरिफाई लीगल इश्यूज। तो इसका काम क्या था कि आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ क्लेरिफाई करना लीगल इश्यूज को। UNEP also functions as secretariat for a number of international environment agreement with use trade provisions to achieve their objectives। तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स का मेंबर भी है या कह सकते हैं एज अ फंक्शन करता है सेक्रेटरीट के बारे में, और उन्हें प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह ट्रेड प्रोविजंस को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं या प्रॉपर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमीज। इन मई 1993 द गवर्निंग काउंसिल ऑफ UNEP approved the creation of an environmental economies unit in UNEP। In accordance with its present work priorities, the unit will look into 4 core areas। तो आपका जो इसे बनाया गया था 1993 में, इसे अप्रूवल मिला किस चीज़ का, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक काउंसिल का या यूनिट के लिए इन्हें एक अप्रूवल मिल गया कि अब हम एक ऐसी यूनिट चलाएंगे जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके उस पर काम करेगी। तो ये नॉर्मली 4 तरह के काम करती है या 4 चीज़ों पे काम करती है। तो पहला है द प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स असेसमेंट। पहला है आपका टू प्रमोट द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो आपके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करना। दूसरा है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग। आपके पास कितने नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं, आपके इन्वायरमेंट पे कोई डैमेज हो रहा है या कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना इसका काम है। इकोनॉमिक इवेल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज। आपके जो इन्वायरमेंट में रिसोर्स अवेलेबल हैं, गुड्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनका इवेल्यूशन करना, वो सब कुछ। द रोल ऑफ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट एज अ मीन टू हेल्प अचीव इन्वायरमेंटल गोल्स। The role of market-based instrument as a means to help achieve environmental goals। तो क्या है कि market based instrument है जो आपको help करता है आपको environmental goals को achieve करने में, क्योंकि आपको ये डाटा प्रोवाइड करेगा आपके पास कितना वेस्ट इकोनॉमिक की या कितनी वेस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक तरह से इन सब डाटास की हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड है हमारा environment and scientific information। UNEP is also looking into the possibilities of feeding scientific data into the discussion on trade and environment। इसका काम है कि जो आपका जो ट्रेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डाटा होता है इन्वायरमेंट से या ट्रेड का, उन सभी डाटा को फीड करना, सिक्योर करना
Such data refers to scientific information, monitoring and assessment techniques, risk assessment and information related to best available environmental technologies and environmental management। तो इसके अंदर ये उन डाटा को रेफर करते हैं कि मतलब अगर आपका कोई ट्रेड हुआ है, कोई आपका नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आई है, डिप्लीशन है, तो क्यों आया है, आपने उसको फुलफिल करने के लिए किन टेक्निक्स का यूज़ किया, आपने उसे मॉनिटर किस तरह किया, आपने उसके रिस्क को किस तरह कम किया, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है पोल्यूशन को कम करने के लिए या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए। तो उसमें ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं फीडिंग करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर हमें हेल्प मिल सके हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। हम देखते हैं गेट एंड WTO एंड द इन्वायरमेंटल एजेंडा। तो WTO के बारे में हमने अभी देख लिया कि ये आपका गेट का एक सक्सेसर है, क्योंकि तब गेट क्या था, गेट एक एग्रीमेंट था और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो WTO ने तो अपनी जो पॉलिसीज़ बनाई वो इन्वायरमेंट को फोकस करके बनाई कि ये ट्रेड के साथ इन्वायरमेंट को भी सिक्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन गेट ऐसा नहीं था। तो देखते हैं अब मैसिव एक्सपेंशन इन द स्कोप ऑफ द गेट अंडर यूरिग राउंड could radically under the commitment of the international community to environmentally sustainable development। जो आपका यूरिगे राउंड हुआ था उसके अंदर बात करी गई इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू, या कमिटमेंट दी गई इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू कि आपका जो डेवलपमेंट करेंगे हम वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। डीरेगुलेशन और ट्रेड इन काउंटलेस आइटम्स आपके इंक्लूडिंग आपके जो कुछ ऐसे ट्रेड हुआ करते, कुछ ऐसे आइटम्स हुआ करते, उनको डीरेगुलेट किया गया, जिनसे कि आपके नेशनल एज वेल एज ग्लोबल एफर्ट्स को हम इफ़ेक्ट पड़ रहा था, या आपके जो नेशनल रिसोर्सेज थे वो लॉस हो रहे थे या उन्हें हम खोते जा रहे थे। एग्जांपल पे आप इसमें टिम्बर ले सकते हैं। टिम्बर क्या है, टिम्बर आपको कहाँ से प्रोवाइड होता है, टिम्बर आपको रेन फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है, क्योंकि जिस तरह हम टिम्बर का एक्सपोर्ट कर रहे थे उस तरह अगर चलता रहा तो कुछ ही टाइम में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर रहने वाली, उन जंगलों में रहने वाले जो नेटिव पीपल्स हैं, या वहाँ की जंगली कह सकते हैं ट्राइब्स हैं जो उन जंगलों में रहते हैं, उन सभी को सिक्योर करने के लिए उन चीज़ों को उस लिस्ट से या जो इनका ट्रेड हुआ करता उसके अंदर से हटा दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट, the GATT has not shown any serious concern for ecological consequences of proposals for freeing world trade। आपका उस टाइम पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट मूवमेंट चल रही थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन गैट ने वहाँ पर भी कोई ऐसा एक सीरियस कंसर्न नहीं दिखाया कि जिससे वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बनाए या कोई स्टेप ले। The effect of unrestricted trade could be for the most disastrous in the country like ours, and we do not as yet have a very strong awareness about environment nor the resources to promote environment friendly techniques। तो इसमें क्या हुआ कि आप ट्रेड को अगर अनरेस्ट्रिक्टेड करते हैं could not be more disastrous, क्योंकि अगर आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया फिर तो आपने रोक दिया, लेकिन आप द इफेक्ट ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड कुड बी फॉर मोर डिजास्टर्स इन कंट्रीज लाइक आवर। तो अगर आप ट्रेड रोक दे रहे हैं तो हो सकता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो रही थी, उन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट ही ना हो पाए, क्योंकि उनके पास सभी ऐसी टेक्निक्स नहीं थी जो इको फ्रेंडली हो या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंट्रीज़ को लॉस उठाना पड़ेगा, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो कुछ ऑब्जेक्शंस है गैट के जिनसे पता लगता है कि उसने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं किया, इस इन्वायरमेंट के लिए कोई पॉलिसीज़ पे फोकस नहीं किया। तो सबसे पहला है हमारा ट्रेड लिबरलाइजेशन अंडर गेट एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो डैमेज द इन्वायरमेंट। अब गेट ने लिबरलाइज किया हमारे ट्रेड को, जो आपका ट्रेड लिबरलाइज होएगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी, तो आपका इन्वायरमेंट है उसे डैमेज ज़रूर होगा या उसे डैमेज पहुँचेगा। तो कह सकते हैं पहला रीज़न या पहला ऑब्जेक्शन था इसका गेट का। दूसरा है गेट डज नॉट अलाउ कंट्रीज टू कीप आउट अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ प्रोड्यूस्ड और हार्वेस्टेड। गेट डज नॉट अलाउ कंट्रीज टू कीप आउट अ प्रोडक्ट बिकॉज गेट अलाउ नहीं करती थी अपने नॉट
अलाउ करती थी कंट्रीज़ को कि कीप आउट अ प्रोडक्ट, मतलब जैसे प्रोडक्ट निकलते थे उन प्रोडक्ट को उस तरह अलाउ नहीं करती थी जिस तरह वो प्रोड्यूस्ड होते थे या हार्वेस्टेड होते थे। तीसरा है आपका गेट प्रिवेंट अ कंट्री इम्पोजिंग काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट प्रोड्यूस अंडर लोअर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स देन इट्स ओन। अब गेट ने आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ तो लगाई, लेकिन इसके जो स्टैंडर्ड्स थे इन्वायरमेंट से वो बहुत ज़्यादा डाउन थे या लो लेवल के थे। गेट disapproves on the use of trade measures to influence environment policy outside a country territory। अब गेट्स ने क्या क्या डिसअप्रूव करा यूज़ आपका ट्रेड पॉलिसी मेजर्स को इन्वायरमेंट पॉलिसी में। तो कह सकते हैं कि आपका जो ट्रेड मेजर्स थे उसने अप्रूव कर दिया आपकी जो इन्वायरमेंट पॉलिसीज होती थी। GATT may be detrimental to international environment agreement through its provision of trade measures that are considered discriminatory against individual nations। तो GATT may be detrimental to international environment agreement through its provision of trade measures that are considered discriminatory against individual nations। तो क्या था कि जो इसके इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स हुए थे उनके थ्रू ये जो रोक लगाई इसने ट्रेड मेजर्स पे वो सबके साथ नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक कह सकते हैं नेशंस के साथ इसने किया। और इसके लिए क्या कह सकते हैं ये सबके लिए अप्लाई नहीं किया कि ये आपका रूल्स है या आपको इस चीज़ से प्रोविज़न है, वो सिर्फ इसने एक आधे स्टेट्स के साथ या कह सकते हैं एक आधी नेशंस के साथ करके वहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी करा, कह सकते हैं कि मतभेद कर दिया इन्होंने नेशंस के बीच में वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। गेट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट machinery are not very transparent and does not provide sufficient opportunities for the environmentalists to pledge their case or obtain access to relevant paper। अब आपका जो सेटल डिस्प्यूट सिस्टम था इनका वो बहुत वीक था और ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो इसके थ्रू क्या हुआ, जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्हें कोई ऐसा डाटा ही प्रोवाइड नहीं हो पाता था या उन्हें कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट या ट्रेड्स जो हमारा डैमेज कर रहा था इन्वायरमेंट को उस चीज़ का उन्हें पता ही नहीं लग पाता था कि उसकी क्या रेशो है या किस रेट से हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। जब उनके पास कोई डाटा नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन या केस नहीं कर सकते थे। तो गाइस आपका जो चैप्टर है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसके आगे के चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपके साथ हमने जितना डिस्कस किया अभी तक इस यूनिट का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।